आज हर्षित का दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो अपने ऑफिस में बैठा था, काम में भी मन नहीं लग रहा था। बॉस से कहकर तबीयत खराबी का बहाना बनाया और अपने घर के लिए निकल चुका था। लंदन की खामोश सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए भी वो बार बार यही सोच रहा था कि पता नहीं घर पर सब ठीक भी हैं या नहीं। उसने घर जाकर पापा को फ़ोन करने के बारे में सोचा था। आज उसका इरादा जॉन के साथ क्लब जाने का था, लेकिन उसने अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। कोट बैग एक तरफ डालते हुए वॉशरूम में जाकर वो ताज़ा दम हुआ था। अभी कपड़े पहनकर फ्री हुआ था और कॉफ़ी बनाने का सोच रहा था कि उसके मोबाइल पर रिंग हुई। पापा का नंबर देखकर दिल अजीब अंदाज में धड़क उठा। धड़कते दिल से उसने फ़ोन उठाया और सामने से जो भी कहा गया था उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। अनंत ठीक तो है ना पापा? उसके कांपते होठों से निकला। दूसरी तरफ से खुराना साहब की रोती हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी। पापा प्लीज़ बताइए मुझे, अनंत ठीक है ना? वो ठीक नहीं है हर्षित, तुम जल्द से जल्द टिकट कराकर यहाँ हिंदुस्तान आ जाओ। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मैं आ रहा हूँ पापा। अनंत को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में एडमिट कराएं। पैसा पानी की तरह बहा दें, लेकिन अनंत को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका जान से प्यारा भाई इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। ये सुनकर खुद हर्षित के हाथ पैर बेजान हो गए थे। पापा से फ़ोन करने के बाद उसने तुरंत जॉन को कॉल लगाई थी और उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो हर्षित, मैं अभी तुम्हारी टिकट बुक करता हूँ, जॉन ने अंग्रेजी में कहते हुए फ़ोन काट दिया। जबकि हर्षित जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान बैग में डालने लगा। होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी कि अनंत को कुछ ना हो। वो अभी अभी लंदन से हिंदुस्तान पहुंचा था, बुरी तरह से घबराया हुआ था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कोई अनहोनी मत होने देना। वो भागते हुए भारी कदमों से एयरपोर्ट से बाहर आया, जहां गाड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। छोटा सा रास्ता भी उसे मीलों जैसा लंबा लग रहा था। उसका जी चाहता था कि वो उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसलिए मजबूरन गाड़ी में बैठा रहा और मंजिल के आने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक अस्पताल के सामने जाकर रुकी। वो जल्दी से उतरकर लगभग भागता हुआ अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही इमरजेंसी वार्ड के सामने पहुंचा, उसे दूर से खड़े हुए उसके माँ बाप नजर आ गए थे, जिनके चेहरों पर बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उनके चेहरे अनजाने खौफ से पीले पड़ चुके थे। वो इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे के शीशे के पार उस वजूद को देखने लगा जो उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। शीशे के पार लेटा वजूद किसी और का नहीं, बल्कि हर्षित खुराना के बड़े भाई अनंत खुराना का था, जिससे वो 4 साल बाद मिल रहा था। इमरजेंसी रूम की सफ़ेद रोशनी में अनंत खुराना पट्टियों में लिपटा बेहोश और बेहरकत पड़ा था। मशीनों की लगातार बीप बीप की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थी। सांसों को बनाए रखने वाली मशीन के तार उसके शरीर से जुड़े हुए थे और हर पल जैसे अनंत खुराना को मौत के और करीब ले जा रहा था। शीशे के पार खड़ा हर्षित भीगी आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर, बेबसी और भगवान से प्रार्थना के साए एक साथ लहरा रहे थे। वो चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे की संजीदगी सब कुछ कह रही थी कि हालात ठीक नहीं हैं। देखिए सर, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है। गाड़ी के उलटने से उनकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी है। हमने ऑपरेशन की हर मुमकिन कोशिश की, मगर रीढ़ की हड्डी की भयानक चोट ने शरीर के बाकी हिस्सों को भी नाकाम कर दिया है। उनका दिल ज़्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे पाया। मुझे अफसोस है, हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। ये शब्द सुनते ही जैसे दुनिया थम सी गई थी, हवाएं रुक गईं, बस हर तरफ साएं साएं की आवाज़ें रह गई थीं। हर्षित खुराना के कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मोनिका जी के होठों से बेटे का नाम लड़खड़ाता हुआ निकला और वो चीख चीख कर रोने लगी। बाप की आंखों में आंसू तो नहीं थे, मगर वो खाली नज़रों से दीवार को घूरते हुए वहीं खड़े रह गए, जैसे बरसों का मजबूत पहाड़ पल भर में बिखर गया हो। हर्षित खुराना अंदर कमरे में दाखिल हुआ। अपने भाई के पार्थिव शरीर को देखते ही वो उससे लिपट गया था और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगा।
अनंत प्लीज उठकर देखो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर देना। अब नाराज़गी ख़त्म करो और उठो, घर चलते हैं। उठ जा भाई, ऐसे नाराज़ नहीं होते। जानता है ना घर पर तेरी सुहानी तेरा इंतज़ार कर रही है। वो बुरी तरह उसके बेजान वजूद को झकझोर रहा था, लेकिन अनंत तो इस दुनिया से जा चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। जो दर्द और तकलीफ वो इतने घंटों से सह रहा था, अब उससे आज़ाद हो चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया था। अगले ही पल हर्षित इतनी जोर से चीखा कि अस्पताल की दीवारें तक कांप उठी थीं। उसकी चीख सुनकर उसके पापा तेजी से कमरे के अंदर आए थे और हर्षित को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो। अनंत जा चुका है, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। थोड़ी ही देर में मोनिका जी की हिचकियाँ, चीखें और आंसुओं का शोर गूंजने लगा। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें उस दुख की गवाह बन गईं। एक जिंदगी का चिराग बुझ गया था और कई जिंदगियां अंधेरों में डूब गई थीं। हर्षित ने अनंत के अंतिम संस्कार के इंतजाम कैसे किए, ये वही जानता था। पूरे घर पर जैसे एक तूफान आकर गुजर गया था। अनंत का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन घर में एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी को संभालने की हालत में नहीं था। सब अपने अपने गम में बुरी तरह से डूबे हुए थे। अनंत का हंसता मुस्कुराता चेहरा, उसकी शरारतें हर किसी को अपने आंखों के सामने घूमती दिखाई देती थीं। लेकिन जिंदगी कभी किसी के लिए रुकी तो नहीं है ना। चाहे कितना ही अपना कोई क्यों न चला जाए, जिसके बिना हमें लगता है कि हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे, एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तब भी हमें जीना पड़ता है और हम जीते हैं। सांसें लेनी पड़ती हैं और हम वो सांसें लेते हैं। धीरे धीरे सारे काम फिर से रूटीन पर आने लगते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक खालीपन, एक सूनापन हमेशा के लिए बस जाता है। अनंत के जाने से भी बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं रुका था। समय के साथ साथ सब कुछ आगे बढ़ता रहा। 1 महीने के बाद हर्षित वापस लंदन चला गया। खुराना साहब ने फिर से अपने ऑफिस के काम संभाल लिए और उनमें खुद को व्यस्त कर लिया, और मोनिका जी भी अपने पति के साथ ऑफिस जाने लगी। लेकिन पीछे अकेली रह जाती थी सुहानी। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो गुमसुम घंटों एक ही जगह बैठी अनंत की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रहती। सुहानी के लिए अनंत को भूलना इतना आसान नहीं था। कभी कभी अनंत का नाम लेकर जोर जोर से चीखने लगती। मोनिका जी और खुराना साहब उसकी हालत को देखकर परेशान रहने लगे थे। उन्होंने हर्षित को भी उसकी हालत के बारे में खबर दी थी। सुहानी का दर्द उसके अंदर तक उतर गया था। वो मासूम सी कम उम्र लड़की, उसका क्या दोष था? कितने अरमानों से उसने शादी की होगी, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। पापा आप संभालें उसे, समझाएं किसी के जाने से खुद को ख़त्म नहीं कर लिया जाता। अगर वो ऐसे ही घुटती रही तो वो दिन दूर नहीं कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। खुराना साहब एक गहरी सांस लेकर रह गए। सुहानी एक अनाथ लड़की थी। वो सिर्फ 3 साल की थी जब उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके पापा खुराना साहब और मोनिका जी की कंपनी में ही उनके साथ काम करते थे और खुराना साहब के अच्छे दोस्त भी थे। यूँ खुराना साहब ने उस मासूम 3 साल की बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इतनी मासूम बच्ची अनाथ आश्रम जाए, क्योंकि सुहानी के माँ बाप के सिवा इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अनंत और सुहानी दोनों एक साथ जवान हुए, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी मोहब्बत भी परवान चढ़ती गई, और फिर जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई खुराना साहब ने उनकी शादी कर दी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इतनी आसानी से मिला उनका प्यार भगवान उनसे छीनने वाला था। उनकी खुशियों को नज़र लग गई और शादी के 6 महीने के बाद ही सुहानी विधवा हो गई। खुराना साहब और मोनिका जी चाहते थे कि सुहानी दोबारा ज़िंदगी जीने लगे। वो उसे यूँ रोते हुए नहीं देख सकते थे, और फिर इसीलिए खुराना साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया कि वो हर्षित की शादी सुहानी से कर देंगे। लेकिन सबसे मुश्किल काम था हर्षित को मनाना। अनंत के जाने के 4 महीने बाद ही खुराना साहब ने हर्षित को हिंदुस्तान वापस बुला लिया। हर्षित खुराना जिम में भारी मेहनत के बाद पसीने से सराबोर अपने ख़ास अंदाज में बेहद शानदार लग रहा था। गहरी काली शॉर्ट्स और सफ़ेद शर्ट में घने काले बाल हल्के से बिखरे हुए थे। वो जिम वाले कमरे से बाहर निकला
कमरे की खिड़की से आती धूप की किरणों ने उसकी खूबसूरत बॉडी के उतार चढ़ाव को और भी जाहिर कर दिया था। वो शर्ट सोफे पर उछालता हुआ वॉशरूम चला गया ताकि फ्रेश हो सके। फ्रेश होकर वो डाइनिंग टेबल पर आकर अभी बैठा ही था कि खुराना साहब ने बात की शुरुआत कर दी। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हो। हमने एक ज़रूरी फैसला किया है। कल शाम को बहुत ही सादगी से तुम्हारी शादी है। ये शब्द सुनते ही हर्षित, जो नाश्ते के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया, जैसे किसी ने अचानक उसके वजूद पर बिजली गिरा दी हो। उसने हैरत और बेयकीनी के मिले जुले हाव भाव के साथ अपने पापा की ओर देखा। मेरी शादी? क्या मतलब? मेरी शादी क्यों? उसकी आवाज़ भारी और गुस्से से भरी हुई थी। वो माथे पर बल डाले कुर्सी पर जरा सा आगे झुकते हुए बोला, क्या सुनीता आंटी को एक दिन में इतनी जल्दी लग गई है कि वो अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दबाजी में मेरे साथ करवाना चाहती हैं? क्या उनसे कुछ महीने सब्र नहीं हो सकता? मेरे जवान भाई को मरे सिर्फ 5 महीने गुजरे हैं। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, और वैसे भी मैं वापस लंदन जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने दोबारा खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसके अंदर एक तूफान मच चुका था। खुराना साहब के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी आज़ादी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। अपनी ये मनमानियाँ करना छोड़ दो। अब तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना है। ये बिजनेस तो अनंत के हाथ में था, अब वो नहीं रहा, तो अब तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी होगी। वो संजीदगी से बोले। हर्षित ने जोर से दांत भींचते हुए हैरत भरी नज़रों से बाप को देखा। और तुम्हारी शादी अवंतिका के साथ नहीं, बल्कि सुहानी के साथ होगी, खुराना साहब ने आगे झुकते हुए फैसले भरे शब्दों में कहा, जबकि ये सुनते ही हर्षित के कदमों तले से जमीन खिसक गई। यूं लगा जैसे आसमान अचानक उसके सर पर आकर गिरा हो। उसका दिल धड़कने की बजाय जैसे पल भर के लिए रुक सा गया हो। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैं सुहानी से शादी नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में कंपन नहीं बल्कि अटल फैसला झलक रहा था। क्या मतलब है कि तुम सुहानी से शादी नहीं करोगे? खुराना साहब ने उसे कठोर नज़रों से घूरते हुए कहा। आप जानते हैं ना, वो मेरी भाभी है, मेरे बड़े भाई की विधवा, और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं, ये जानते हुए भी कि वो अनंत भाई से कितनी मोहब्बत करती थी। हर्षित ने दांत पीसते हुए कहा। उसके शब्दों में दुख, गुस्सा और विरोध सब कुछ शामिल था। उसने खाने की टेबल पर रखा गिलास जोर से जमीन पर पटक कर अपना गुस्सा बाहर निकाला, लेकिन उसके बाप पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अनंत खुराना मर चुका है हर्षित। वो अपनी जिंदगी जी चुका है। उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और मैं सुहानी की जिंदगी में खुशियां देखना चाहता हूँ। अभी उसकी उम्र ही क्या है? शादी के 5 महीने के बाद ही अनंत उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। आखिर वो बच्ची कहाँ कहाँ की ठोकरें खाएगी। बिना किसी रिश्ते के वो इस घर में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। और आजकल के माहौल में, क्या तुम्हें पता है, कुंवारी लड़कियों की शादी होना ही मुश्किल है। हजारों नुक्स निकालते हैं उसमें। फिर वो तो एक विधवा है, कौन थामेगा उसका हाथ? मैं फैसला कर चुका हूँ कि सुहानी को मैं खुशियाँ देना चाहता हूँ। उसे घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। याद रखो, वो मेरी जिम्मेदारी है, और तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। ये फैसला मैं कर चुका हूँ। खुराना साहब का लहजा और भी सख्त हो गया। हर्षित ने खुद को काबू में रखते हुए अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपने शब्दों को नरम करने की कोशिश की। पापा, समझने की कोशिश करें। अगर मैं राजी हो भी गया तो सुहानी कभी राजी नहीं होगी। वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगी। और फिर वो मुझसे 2 साल बड़ी भी तो है। मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में कैसे रहूँगा? हम दोनों एक दूसरे को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसकी शादी कहीं और कर दीजिए, लेकिन मैं हरगिज भी उससे शादी नहीं करूँगा। वो आखिर में बोलते बोलते लगभग चीख पड़ा था। खुराना साहब की आंखों में नमी उतर आई। वो कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए और गहरी सांस लेकर बोले, मैं नहीं चाहता कि सुहानी की शादी कहीं और हो। मान लो मैं पैसों के जोर पर उसकी शादी कर भी दूं, ऐसे हजारों रिश्ते मिल जाएंगे जो पैसों की चमक देखकर सुहानी का हाथ थाम लेंगे, लेकिन क्या वो उसे वो खुशियाँ, वो इज्जत दे सकेंगे जिनकी वो हकदार है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, उसके बाप ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखूं, और ये तभी मुमकिन है जब वो मेरी आंखों के सामने रहे। और रही बात कि वो तुमसे 2 साल बड़ी है, तो ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है।
तुम दोनों साथ खड़े हो तो वो तुमसे 4-5 साल छोटी ही लगती है। और रही बात सुहानी के न मानने की, तो सुहानी को मनाना मेरा काम है। अब मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैंने और तुम्हारी माँ ने जो फैसला किया है वही होगा। हर्षित ने बेबसी और उम्मीद भरी नज़रों से अपनी माँ मोनिका जी की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से नजरें झुकाए बैठी थीं। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। माँ की खामोशी साफ बता रही थी कि वो भी इस फैसले पर राजी हैं, या कम से कम अपने पति के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखती। मैं ये घर छोड़कर लंदन चला जाऊंगा, लेकिन ये शादी हरगिज भी नहीं करूंगा, हर्षित संजीदगी से बोला। ये कहते हुए वो मेज से हट गया। खुराना साहब भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और जोरदार आवाज में कहा, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना उसके बाद तुम्हारा हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं मर भी गया तो मेरे अंतिम संस्कार पर मेरी चिता को आग देने मत आना। मैं यही समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा था और वो भी मर चुका है। उनके शब्दों में इतनी कठोरता थी कि मोनिका जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। खुराना साहब की आवाज़ टूट गई। वो एक पल को रुका और फिर सामने रखी कुर्सी को जोर से ठोकर मारते हुए लंबे लंबे कदम उठाते बाहर निकल गया। मोनिका जी ने अफसोस और परेशानी से सिर हाथों में गिरा लिया। उनके चेहरे पर बेटे के लिए दुख और पति के लिए लाचारी साफ झलक रही थी। हर्षित मान जाओ, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। मोनिका ने हिचकियां लेते हुए सिर उठाया, मगर उनके शब्दों में बेबसी थी। खुराना साहब, जब वो आपकी बात कभी नहीं मानता तो मेरी कैसे मानेगा? आप जानते हैं वो अनंत नहीं है जो खामोशी से हर बात मान ले। वो हर्षित है, हर्षित खुराना, इतना जिद्दी और जुनूनी कि गुस्से में वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसे मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन राजी नहीं कर सकते। उनकी बात पर खुराना साहब की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ठीक है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो राजी है या नहीं। बस मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद आकर कहेगा कि मैं सुहानी से शादी के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान फैल गई। मोनिका जी ने घबराकर पहलू बदला। उनके दिल को जैसे कोई अनजानी बेचैनी जकड़ने लगी थी। वो जानती थीं, खुराना साहब जिस बात पर अड़ जाते, फिर किसी के लिए भी उनका रास्ता बदलना मुमकिन नहीं रहता। हर्षित सारा दिन बाहर गुजार कर घर आया तो सामने खुराना साहब और मोनिका जी सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। वो भी पास आकर सोफे पर बैठ गया। मामा, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, उसने कहा तो मोनिका जी सिर हिलाकर किचन में चली गईं। हर्षित, तो क्या फैसला किया है तुमने? क्या सुहानी से शादी के लिए तैयार हो या नहीं? खुराना साहब ने चाय का खाली कप रखते हुए पूछा। पापा प्लीज़, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, वो थके थके शब्दों में बोला। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, फ़ोन की घंटी बज उठी। हर्षित ने मोबाइल पर नज़र डाली तो स्क्रीन पर जॉन का नाम देखकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फ़ोन उठाया ही था कि उसकी खैरियत पूछने से पहले जॉन की गुस्से से भरी आवाज़ स्पीकर से उभरी। हर्षित, लंदन में जो फ्लैट तुम्हारा था वो तुम्हारे पापा ने बेच दिया है। नया मालिक घर खाली करने को कह रहा है। अगर वो फ्लैट बेचने वाले थे तो कम से कम मुझे पहले तो बता देते। तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? इतनी जल्दी नया घर भी नहीं मिल सकता। और तुम्हारे बॉस का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सब तुम्हारे पापा के कहने पर किया गया है। इससे पहले कि वो कोई और बात करता, हर्षित ने फ़ोन काट दिया। आपको क्या लगता है पापा, मैं इस तरह आपके काबू में आ जाऊँगा? ऐसा नहीं होगा। मेरे अकाउंट में अभी इतना पैसा है कि मैं आराम से 1-2 साल गुजार लूँगा। और मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ, 10 साल वहाँ गुजारे हैं मैंने। हिंदुस्तान में आपकी पहुँच इतनी है कि कोई मुझे नौकरी नहीं देगा, लेकिन लंदन में नहीं। इसीलिए मैं वापस लंदन जा रहा हूँ, आज की फ़्लाइट से। वो गुस्से में कमरे में आया और अपना सामान पैक करने लगा। सामान पैक करते ही वो अलमारी की तरफ बढ़ा कि अपना पासपोर्ट और अपने एटीएम कार्ड्स वगैरह उठा सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। कपड़ों से भरी अलमारी का एक एक कोना हर्षित देख चुका था, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ वो दोबारा नीचे आया। पापा, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मेरे एटीएम कार्ड कहाँ है? वो थोड़ा धीमे मगर संजीदा शब्दों में बोला। जला दिए हैं, मैं अभी अभी जला कर आया हूँ, बाहर जाओ देख लो। खुराना साहब बोले तो वो जल्दी से बाहर भागा। जलती हुई आग देखकर वो गुस्से से तड़प उठा। थोड़ी देर के बाद वो थके हुए कदमों से वापस अंदर आया तो खुराना साहब मुस्कुरा रहे थे।
वो गुस्सा बर्दाश्त करता हुआ सोफे पर आकर बैठ गया। हाँ तो बोलो, अब क्या फैसला है तुम्हारा? वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोले। मैं सुहानी से शादी के लिए तैयार हूँ, सिर झुकाए मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला। जानता था हर्षित, तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझे खुशी है कि तुम ये बात जल्दी समझ गए, वरना मुझे तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता। खुराना साहब ने कहा, मोनिका जाओ मेरे बेटे को खाना दो, सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। मोनिका जी हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने वो ट्रे टेबल पर रखी तो हर्षित आगे बढ़कर खामोशी से खाना खाने में लग गया। वो कभी भी नैशो आराम के बगैर नहीं रह सकता था, जो उसे बचपन से ही थाली में सजाकर दिए गए थे। ये ऐशो आराम उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी सांसों में रच बस गए थे। नरम मुलायम बिस्तर, शानदार खाना, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, ये सब उसकी दुनिया का हिस्सा थे और वो अपनी दुनिया का बादशाह था। अगर पल भर के लिए भी ये सब कुछ छिन जाने का ख्याल आता तो उसके वजूद पर एक कंपन तारी हो जाता। उसके माँ बाप ने हमेशा उसे हर चीज़ आसानी से ला कर दी थी। उसकी ख्वाहिश जुबान पर आती नहीं थी कि पूरी हो जाती थी। बचपन से ही वो कभी अभाव के स्वाद से परिचित नहीं हुआ था। लंदन में भी जब वो काम करता तो सिर्फ अपने शौक और एक्सपीरियंस के लिए, जैसे कोई खेल रहा हो, जैसे कोई खेल खेल रहा हो, जैसे सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। हकीकत तो ये थी कि उसे कभी पैसा कमाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। दौलत तो उसके पीछे खुद भागती थी, इज्जत उसके कदमों में बिछ जाती थी। उसे हर वो चीज़ नसीब थी जिसके आम लोग सिर्फ सपने देखकर रह जाते हैं। यही वजह थी कि वो आज भी अपने हाल पर खामोश था और एक अनचाहा रिश्ता भी बर्दाश्त करने को तैयार हो गया था, क्योंकि उसकी दुनिया हमेशा से आसानी और ऐशो आराम में लिपटी हुई रही थी। मजबूरन वो सुहानी से शादी पर राजी हो गया था। वो जानता था चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, फिलहाल अपने बाप के आगे डट नहीं सकता था। और सच तो ये था कि सुहानी में कोई ऐसी कमी भी नहीं थी जिसे वो वजह बनाकर इनकार करता, सिवाय उस कड़वी हकीकत के कि वो कभी उसकी भाभी थी, उसके भाई की पत्नी थी। मगर थी और है में फ़र्क होता है। वो सुहानी की हालत देख चुका था, उसका घुट घुट कर जीना, टूटी बिखरी हालत, रोना तड़पना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। सुहानी पहले जैसी नहीं रही थी। जिस दिन से वो यहाँ आया था उसने उसे कमरे की चार दीवारी में कैद पाया था। उसकी सिसकियाँ सुनी थीं, रातों को उसकी चीखें सुनी थीं। वो मुस्कुराहट, वो शरारती चंचल अंदाज, वो रोशन चमकती आंखें, सब कहीं गुम हो गए थे। अनंत की मौत ने सुहानी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। वो हंसती मुस्कुराती लड़की अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जो बस सांस ले रही थी, जैसे जिंदगी उस पर बोझ बन गई हो। यही सोचकर वो और ज़्यादा बेचैन हो गया था कि शायद इस शादी के बाद सुहानी को सहारा मिल जाए और वो फिर से जीना सीख ले। वो फैसला कर चुका था कि वो सुहानी को प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी की तरफ लेकर आएगा। आखिर ज़िंदगी की खुशियों पर उस मासूम लड़की का भी हक था। उसे सुहानी की हालत पर सच में तरस आने लगा था। बस उसे अपने फैसले पर मजबूती से बने रहना था। वो लाल रंग के लहंगे में पूरी की पूरी सजी हुई थी और सुहानी को लाकर हर्षित के बराबर में बिठा दिया गया। सुहानी के मन में क्या चल रहा था हर्षित बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन हर्षित के मन में तो बस यही चल रहा था कि वो इस लड़की को जिंदगी की तरफ लेकर आएगा। वो पहले लाख सुहानी से शादी पर इनकार कर रहा था, लेकिन जब उसने ठंडे दिल से सुहानी के बारे में सोचा तो उसे अपने बाप का फैसला इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। उसने एक नज़र अपने बराबर में बैठी उस बेजान सी लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर न जिंदगी जीने की चमक थी, न खुशियों की कोई रोशनी। वो बस बिना किसी भाव के उसके बराबर में बैठी हुई थी। पंडित जी ने जब सुहानी का नाम लेकर उसे हाथ आगे करने के लिए कहा तो वो यूं ही खामोशी से बैठी रही। हर्षित ने एक नज़र उठाकर उसकी ओर देखा। उसका वजूद धीरे धीरे लरज रहा था। घनी काली पलकें भी बुरी तरह कांप रही थीं। होठों को दांतों से कुचलते हुए वो बेहद बेचैन लग रही थी। ये पल उसके लिए किस हद तक जानलेवा साबित हो रहे थे, हर्षित इस बात को महसूस कर सकता था। जो लड़की किसी और से मोहब्बत करती हो वो भला किसी दूसरे से शादी कैसे कर सकती थी। अनजाने ही हर्षित ने सुहानी का हाथ थामकर हल्के से दबाया, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सुहानी के निर्जीव वजूद में एक हल्की सी हरकत हुई थी और अगले ही पल उसने अपना सीधा हाथ पंडित जी की ओर बढ़ा दिया। पंडित जी धीरे धीरे शादी के मंत्रों का जाप करते हुए विवाह की रस्में पूरी कर रहे थे।
थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हुआ और चारों ओर से बधाइयों का शोर उठने लगा। हर्षित जो इतने दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा था, अब वो कहीं भी नहीं थी। शादी के बाद सुहानी को हर्षित के कमरे में पहुंचा दिया गया। खुराना बिला के उस खास कमरे को ताजा फूलों से सजाया गया था। मिलन की वो रात जब दो आत्माएं मिलन के बाद एक हो जाती हैं। अपने भगवान को साक्षी मानकर बनाया जाने वाला ये खूबसूरत और प्यारा सा रिश्ता जो मजबूती की तरफ कदम बढ़ाता है, मोहब्बत और वफा के उस सफ़र की ओर ले जाता है जहां हर मोड़ पर अनगिनत दुश्वारियां और मुश्किलें डेरा जमाए बैठी होती हैं ताकि इस रिश्ते का इम्तिहान ले सकें। जो लोग ज़िंदगी के इस इम्तिहान में पास होते हैं, डटकर मजबूती से खड़े रहते हैं। वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मजबूती की तरफ ले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियों का स्वागत करते हैं। और जो लोग पहले ही इम्तिहान में हार मानकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, इस खूबसूरत और पवित्र रिश्ते को खोखला करके उसे तोड़ देने पर मुहर लगा देते हैं, तब किसी के लिए ये रिश्ता सजा बन जाता है तो किसी के लिए खूबसूरत तोहफा। अब देखना ये था ये रिश्ता हर्षित और सुहानी को किस मोड़ पर लेकर आता है। गुलाब की पंखुड़ियों और ताज़ा फूलों से सजा वो कमरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वो बेड के बीचों बीच लाल लहंगे में दुल्हन बनी अपना भारी लहंगा फैलाए गुमसुम सी बैठी थी। सिर्फ 6 महीने की शादी में वो विधवा की चादर ओढ़ चुकी थी और सिर्फ 1 साल के छोटे से अरसे में वो दूसरी बार सुहाग के लाल जोड़े में बैठी अपने नए दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसे एक बार फिर लाल जोड़े में दुल्हन बना दिया गया था, लेकिन आज न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न शर्म हया और न ही उसके वजूद में डर या संकोच। वो बिना किसी भाव के अपने देवर की सेज सजाए बैठी थी जो अब उसका पति था, उसका सब कुछ। ये रिश्ता सुहानी ने सिर्फ खुराना साहब की वजह से स्वीकार किया था, जिन्होंने बचपन से उसे पाला था और कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उनका मान रखते हुए वो एक अनचाहे रिश्ते को स्वीकार कर गई थी। इस रिश्ते में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी तो यकीनन हर्षित पर भी ये रिश्ता जबरन थोपा गया था। एक विधवा औरत जिसके वजूद पर पहले ही किसी और मर्द के स्पर्श की छाप रही हो, फिर उसे स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़े दिल का फैसला था। इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि किलिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला। सफ़ेद शेरवानी में हर्षित खुराना डगमगाते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुआ। बिना मुड़े उसने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया, जिससे सुहानी अपनी जगह से चौंक उठी। उसकी काली आंखें इस वक्त बेइंतहा लाल हो रही थीं, बाल माथे पर लापरवाही से बिखरे हुए थे। वो सहन शक्ति की आखिरी हद से गुजरता हुआ लड़खड़ाकर ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ा हुआ। धीरे धीरे शेरवानी के बटन खोलता रहा। जैसे ही शेरवानी उसके वजूद से अलग हुई, उसके चौड़े कंधे और मजबूत बाजू साफ नजर आने लगे। पसीने की बारीक बूंदें उसकी गर्दन और कमर पर चमक रही थीं। उसकी छाती हल्की हल्की सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी और उभरी हुई मांसपेशियों का तनाव कमरे की खामोशी में और भी साफ महसूस हो रहा था। शेरवानी हाथ से सरकते हुए नीचे गिर गई, मगर वो झुका नहीं। वहीं खड़ा अपनी बेबसी और गुस्से को काबू में करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। हर्षित, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सुहानी के शब्दों पर वो अचानक पलटा। काली आंखों में तैरते लाल डोरे उसके नशे में होने का सबूत दे रहे थे। वो होठों को जोर से भींचे सिर झटकता हुआ खुद पर छाई मदहोशी के असर को कम करने की कोशिश करने लगा। सुहानी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि हर्षित बार बार क्यों लड़खड़ा रहा है। वो अपना लहंगा संभालती हुई धीरे धीरे उसके पास आई और सहारा देने के लिए जैसे ही उसके करीब पहुंची, हर्षित खुराना के मुंह से आती शराब की बू की तेज महक से सुहानी सिर से पांव तक कांप उठी थी। शादी की पहली रात ही उसे हर्षित से इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हर्षित, तुमने शराब पी है? वो अविश्वास से बोली। हर्षित ने गुस्से में मुट्ठियां भींची और सहारा लेते हुए उठकर सुहानी के सामने आकर खड़ा हुआ। सुहानी अभी यकीन न कर पाने की हालत में वहीं खड़ी उसे देख रही थी। हर्षित ने झुंझलाहट में उसे अपनी ओर खींचा तो वो संतुलन खोकर उसके नंगे सीने से जा लगी। डर के मारे सुहानी ने आंखें बंद कर लीं। हर्षित ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, यूं आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा सुहानी, आंखें खोलो। डरते हुए उसने आंखें खोलीं तो हर्षित बहुत करीब खड़ा था। सुहानी ने झट से अपना लहंगा संभालते हुए खुद को पीछे किया। दोनों के दिल एक ही रफ्तार से धड़क रहे थे। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी छाई रही। हर्षित की नज़रें उसके कांपते वजूद पर ठहर गईं।
हर्षित की नजरें सुहानी के कांपते वजूद से होते उसके लरजते होठों पर जा ठहरी, गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई। हर्षित होश में आता खुद को कंट्रोल करता उसे खुद से दूर धकेल गया। सुहानी खुद को संभाल न सकी और सीधा नीचे फर्श पर गिरी थी। थोड़ी देर पहले आंखों में जो खुमारी थी वो अब हर्षित के चेहरे से गायब हो चुकी थी। सुहानी उठकर उसके सामने खड़ी हुई, जबकि हर्षित अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम की ओर बढ़ रहा था। उसने उसकी ओर भावे उचकाकर देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती हर्षित? तुमसे 2 साल बड़ी हूँ और तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। सुहानी गुस्से से बोली। किस बदतमीजी की बात कर रही हो? उसने भी तीखे स्वर में जवाब दिया। तुमने मुझे धक्का दिया, सुहानी ने कहा। मैं तुम्हारी भाभी? इससे पहले वो अपने शब्द पूरे करती, वो गुस्से से अपने कपड़े बेड पर फेंकता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर सुहानी का दिल पूरी रफ्तार से धड़क उठा। हर्षित अपने होशो हवास में नहीं था और होशो हवास से बेगाना इंसान से किसी भी तरह की जंगली रवैये की उम्मीद की जा सकती है, जिसे सहने और बर्दाश्त करने की हिम्मत इस वक्त सुहानी में नहीं थी। अगर वो होश में होता तो सुहानी के गुस्सा करने पर खामोश हो जाता, कोई जवाब न देता, लेकिन वो शराब के नशे में मदहोश था। वो खड़ा भी सही से नहीं हो पा रहा था। उसकी आवाज़ में भी लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। इस वक्त इस रिश्ते को स्वीकार करना सुहानी के बस से बाहर था। वो डरती हुई दीवार से जा लगी। उसकी काजल लगी सुरमई आंखों में डर देखते हर्षित खुराना मुस्कुराया था। पता नहीं क्यों सुहानी की आंखों में डर देखकर हर्षित को सुकून मिला था। वो सुहानी की चूड़ियों से भरी कलाइयाँ थाम कर अपनी ओर खींच गया। वो हर्षित के घेरे में कैद उसके इंतहाई करीब थी। वो डर से कांपने लगी थी। अभी तो मैंने बदतमीजी की भी नहीं है सुहानी, और तुम इतना घबरा रही हो। जब बदतमीजी करूँगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। और बदतमीजी भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी बदतमीजियाँ करूँगा। वो संजीदगी से बोलता उसे लरजने पर मजबूर कर गया। और क्या कह रही हो कि तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो? तो आओ, ये बात तो अभी क्लियर हो जाएगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा। वो उसे खींचता हुआ शीशे के सामने लाकर खड़ा कर गया। सुहानी ने सामने शीशे में देखा तो वो हर्षित खुराना के सामने उम्र में काफ़ी छोटी लग रही थी। वो एकदम से नज़र झुका गई। वो ठंडे शब्दों में बोला, पहले भाभी थी, अब मेरी पत्नी हो। इस रिश्ते की हकीकत जितनी जल्दी स्वीकार करोगी तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तो अब ये भाभी का राग अलापना बंद कर दो। हर्षित का अंदाज एकदम बोझल हुआ। हर्षित की बात पर वो आंखें फाड़े गहरी गहरी सांस भरती हर्षित की आंखों में देखने लगी, जो अब बड़ी बेबाकी से उसके चेहरे के नए नक्श को अपनी नर्म उंगलियों से छूता खामोश धड़कनों में पल में तेज कर गया था। वो बेहद हसीन थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, तीखे नए नक्श, बल खाती पतली कमर, जिस पर सुर्ख जोड़ा कयामत लग रहा था। सुहानी के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो पल में लाल होती, लेकिन अगले ही पल हर्षित के मुंह से निकलने वाले शब्दों पर वो दंग रह गई। लेकिन मेरे काबिल नहीं हो, मुझे देखो, मैं कितना हसीन शानदार मर्द हूँ। मैं ऐसी लड़की का हकदार नहीं था जिसके वजूद पर पहले से किसी दूसरे मर्द की छाप हो। हर्षित खुराना को वो चीज़ पसंद आती है जो अनछुई हो, जिस पर किसी की छाप ना हो। यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हर्षित की ये बातें सुनकर सुहानी के तन बदन में आग लग गई। वो दांत पर दांत दबाकर तेज शब्दों में बोली, तो फिर शादी क्यों की तुमने? अपने जैसी किसी को ढूंढ लेते जो तुम्हारे साथ अच्छी लगती। वो गुस्से से चीख पड़ी। हर्षित को उसका चिल्लाना एक आंख न भाया। तुम्हारे मुंह में जबान भी है, शब्दों में तंज उभर आया था। सुहानी के बाजू पर रखा उसका मजबूत हाथ सांप की तरह रेंगता हुआ सुहानी की कमर के आसपास लिपट गया। सुहानी को अपना वजूद इस शिद्दत भरे स्पर्श में पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। हर्षित खुराना उसके और करीब होता गया, फिर उसकी नाक पर अपनी नाक रखकर आंखें बंद कर लीं। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं गूंगी हूँ कि मेरे मुंह में जबान नहीं है? हर्षित की इतनी नज़दीकी के बावजूद भी वो जवाब देने से बाज नहीं आई थी। हर्षित के वजूद से उठती शराब की बू उसके हवासों पर छा रही थी। सुहानी पल भर में अपनी सांस रोक गई। मुझे तुमसे इस तरह जवाब पर जवाब देने की उम्मीद नहीं थी। मेरे सिर पर सवार कर दी गई हो तुम। अपने बाप के आगे बेबस हो गया था, मजबूर हो गया था मैं। कोई पसंदीदा महबूब औरत नहीं हो तुम कि तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर जाऊंगा। इसलिए अब तुम मेरी पत्नी हो और अपनी जबान पर काबू रखना। मुझे बदतमीज बदजुबान औरतें पसंद नहीं।
और जब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई हो तो भलाई इसी में है कि इस रिश्ते को कबूल कर लो। और हाँ, 2 साल बड़ी हो तो अपना रौब मत झाड़ना मुझ पर। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। हर्षित के शब्द सुहानी के दिल पर छुरी बनकर उतर रहे थे। उसे खुद भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस पर भी जबरदस्ती ये रिश्ता थोप दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हर्षित के शब्दों पर उसका दिल दुख से भर गया। वो लगातार उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। शादी की पहली रात थी, वो अपना रौब जमा रहा था उस पर। हर्षित उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर अंदर ही अंदर मजा ले रहा था। सुहानी के आंसू भी उस पर कोई असर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी मजे से बोलते चला जा रहा था। मुझे भी तुम जैसे अय्याश और बिगड़े मर्द नहीं पसंद, जिन्हें जायज नाजायज में फ़र्क ही पता ना हो। कुछ लम्हों के बाद सुहानी की तरफ से जवाब आया था, और ये करारा जवाब हर्षित को बेहद नागवार गुजरा। उसकी आंखों में सख्ती और गुस्सा उतर आया। जब तुम मेरे बारे में सब जानती हो, मेरी नेचर, मेरे मिजाज से अच्छी तरह परिचित थी, तो फिर मुझसे शादी करने से मना कर देती। वो बेहद गुस्से में उसके और करीब होता गया और उसकी कलाई दबोच ली। अब वो पूरी तरह उसके घेरे में थी। मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर थी हर्षित। इस घर को और इस घर के लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। नहीं चाहती थी कोई भी दूसरा मर्द मेरे वजूद को हासिल करे। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने बेदर्दी से रगड़ दिया। तो तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। पति हूँ तुम्हारा, शादी की है तुमसे। महबूब औरत ना सही, लेकिन पत्नी हो। तो मैं कब तक तुमसे दूर रहूँगा? सुहानी की आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे। मुझे वक्त चाहिए हर्षित, एक नए रिश्ते को कबूल करने के लिए, वो एक उम्मीद से बोली। कितना वक्त सुहानी? वो सुहानी की आंखों में अपनी लाल निगाहें जमाता हुआ धीमी सरगोशी भरी आवाज में बोला। दोनों के बीच नज़दीकी और सिमटे होठों की हल्की सी कपकपाहट एक नरम स्पर्श का जरिया बनी। हर्षित उसके कांपते होठों को देखकर खुद पर काबू न रख सका और उनके करीब झुक गया और अपने दहकते होठों से उसके नरम होठों को जरा सा छू गया। कुछ पलों के लिए दोनों अपनी जगह पत्थर बन गए। पता नहीं ये क्या हो गया था। सुहानी ने जल्दी से नजरें चुरा लीं। हर्षित का दिल अब सुहानी की संगत के लिए मचलने लगा था, जो इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं था। वो सुहानी को वक्त देना चाहता था, ताकि वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर ले। वो इतनी देर से उसे उकसा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो बोले, अपने दिल की भड़ास निकाले। वो इतने महीनों से अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो सारी घुटन शब्दों के जरिए बाहर निकाल दे, और वो अपनी इस चाल में कामयाब रहा था। इतनी देर से सुहानी लगातार बोल रही थी, आंसू बहा रही थी, अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। उसे छोड़कर वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, जबकि सुहानी अपनी सिसकियां दबाती खामोशी से आंसू बहाने लगी। वो फ्रेश होकर वापस आया तो वो अभी भी वहीं बैठी रो रही थी। जाओ सुहानी, कपड़े चेंज कर लो। ये रोना धोना बाद में भी हो सकता है। पूरी रात पड़ी है। आज की रात अनंत खुराना की याद में जितनी मर्जी आंसू बहा लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके बाद अगर तुम्हारी आंख में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कहता हुआ बिस्तर पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को नीचे फेंकता बिस्तर पर लेट गया था, और फिर आंखों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगा। फिर भी सुहानी की सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन हर्षित खामोशी से बिस्तर पर पड़ा उसकी सिसकियां सुनता रहा। वो पूरी रात जागता रहा था। सुबह 5 बजे उठा तो सुहानी जमीन पर सो रही थी। वो उसे नरमी से उठाकर बेड पर सुला गया। कंबल उसके ऊपर डालता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। पूरा दिन वो रिसेप्शन की तैयारी में लगा रहा, जबकि सुहानी सुकून से सोती रही। शाम को 4 बजे मोनिका जी खाना लेकर कमरे में आई तो वो बेड से टेक लगाए अनंत की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। मोनिका जी ने ठंडी सांस ली और पार्लर वाली को आवाज़ देकर बोली, बेटा खाना खा लो, फिर ये लड़की तुम्हें आज के फंक्शन के लिए तैयार कर देगी। वो खामोशी से सिर हिलाती खाना खाने लगी। तैयार होने के बाद वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। तैयार होने के बाद पार्लर वाली लड़की चली गई थी और वो खुद को आईने में देखती ख्यालों में गुम हो गई। क्या कर रहे हो अनंत? दूर हटो, मेरा मेकअप ख़राब कर रहे हो तुम। सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे फंक्शन अटेंड करने दो, फिर जो मर्जी करना, नहीं रोकूंगी। जब अनंत उसके बेहद करीब आता, कभी उसके होठों को कभी उसके गालों को छू रहा था, तो सुहानी ने उसे खुद से दूर धकेला था। अच्छा बाबा, छोड़ दिया बस? खुश? आंखों से आंसू बहने लगे। वो आज भी वैसे ही तैयार हुई थी।
पीच कलर के खूबसूरत लहंगे में बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन आज आज अनंत खुराना उसकी ज़िंदगी में नहीं था। हर्षित जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए उसकी निगाहें सुहानी पर टिक गईं और वो अपनी निगाहें हटाना भूल गया। कदम कदम चलता उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। हाँ, बहुत हसीन लग रही हो सुहानी, वो धीरे से उसके गाल छूता हुआ बोला। तो वो झटके से उससे दूर हुई और बेड पर जाकर बैठ गई। उसका यूं झटकना हर्षित को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो होंठ भींचकर अपने आप को कंट्रोल कर गया। फंक्शन बाहर गार्डन में ही रखा गया था। उसके हाथ को अपने हाथ की पकड़ में लेते हर्षित मुस्कुराता हुआ गार्डन में दाखिल हुआ। जैसे ही वो दोनों वहां पर आए थे तो सभी लोग उन्हें देखकर देखते रह गए थे। लोग उन्हें चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया हो। उम्र के फ़र्क के बावजूद वो दोनों बहुत हसीन लग रहे थे, लेकिन सुहानी की आंखों में दुनिया जहान की संजीदगी और दर्द समाया हुआ था। मोनिका जी ने मुस्कुराते हुए सुहानी को गले लगाया और उसके माथे पर प्यार कर लिया तो वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। फंक्शन के बाद वो कमरे में आई तो दुपट्टा उतारकर वॉशरूम में चली गई और जब हर्षित कमरे में आया तो कमरा खाली था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेड पर बैठकर सुहानी के बाहर आने का इंतजार करने लगा और बेड पर पड़े दुपट्टे को हाथों में लपेटकर उसकी खुशबू को महसूस करते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो सामने हर्षित को देखकर ठिठक गई। फिर धीरे धीरे कदम उठाती वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई और अपनी चूड़ियां उतारने लगी। हर्षित ने दुपट्टा बेड पर रखा और चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सुहानी के बाल हटाकर उसने ज्वेलरी बॉक्स से एक खूबसूरत सी चैन निकाली जिस पर डायमंड लगे हुए थे और उसके गले में पहनाने लगा। चैन पहनाते हुए हर्षित की उंगलियां उसकी नाजुक गर्दन को छू रही थीं। हर्षित के मन में अजब से एहसास जागने लगे थे। उसकी सफ़ेद गोरी गर्दन पर दमकते काले तिल को देखकर हर्षित का मन मचलने लगा था उसे अपने होठों से छूने के लिए, जबकि हर्षित खुराना की इस कदर नज़दीकी पर सुहानी ने अपनी सांस तक रोक ली थी। अचानक हर्षित ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी नाक पर अपने होंठ रख गया। हर्षित के स्पर्श पर सुहानी तड़प उठी थी। ये क्या बदतमीजी है हर्षित, वो झटके से उसे दूर धकेल गई। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम? वो गुस्से से उसके करीब आया। दूर रहकर बात करें मुझसे हर्षित, वो गुस्से से चीखी तो हर्षित की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। वो उसे गुस्से से बेड पर सुहानी सहमकर पीछे होने लगी। बस बहुत हो गया सुहानी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसे वापस अपनी ओर खींच गया तो रोते हुए उससे दूर होने की, लेकिन हर्षित की पकड़ बहुत मजबूत थी। हर्षित की उंगलियां उसके नरम बाजू में धंसने लगीं। वो दर्द से आंखें मीचती लंबे लंबे सांस लेने लगी। कल रात मैं खामोश हो गया था। एक लड़की के लिए मुश्किल होता है अचानक दूसरे मर्द को स्वीकार करना। मैंने तुम्हें वक्त दिया, लेकिन आज तुम फिर मुझे खुद से दूर कर रही हो। क्यों सुहानी? हर्षित की आवाज़ भारी थी। अनंत मर चुका है और अब मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मुझे मेरे हक से दूर नहीं रख सकती। हमारी शादी जैसे भी हालात में हुई हो, लेकिन तुम अब मेरी बीवी हो। मानता हूँ कल मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुँची थी, मैं नशे में था, लेकिन अब हकीकत कबूल कर चुका हूँ। वो गुस्से से बोला तो सुहानी की सांस फूलने लगी। हर्षित का दिल डूबा था। वो सुहानी पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया था। हर्षित ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मत तकलीफ दो खुद को सुहानी। मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है अनंत को भूलना। मैं भी नहीं भूल सकता, वो मेरा भाई था, लेकिन पूरी ज़िंदगी हम ऐसे तो नहीं गुजार सकते। उसकी आवाज़ बोझल हो गई, लेकिन सुहानी उसके घेरे में ज़्यादा देर न ठहर सकी। वो भर्राई सांसों के साथ रोते हुए उसे खुद से दूर धकेलती कमरे से बाहर निकल गई और हर्षित खामोश भीगी आंखों से उसे जाता देखता रह गया। वो सारी रात कमरे में नहीं आई थी और हर्षित ने भी सारी रात कांटों पर गुजारी। वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर रहे। सुबह 5 बजे वो कमरे से बाहर निकला और सीधा अनंत के कमरे में पहुंचा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र सुहानी पर जा ठहरी। वो बेड पर अनंत की तस्वीर सीने से लगाए सोई हुई थी। गालों पर आंसुओं के धुंधले धुंधले निशान बता रहे थे कि वो रात भर रोती रही है। हर्षित ने आगे बढ़कर उसके हाथों से तस्वीर निकाली और अपने हाथ में ले ली। ये अनंत की लंदन में ली गई तस्वीर थी जब वो दोनों हनीमून पर गए थे। तस्वीर पर निगाह पड़ते ही हर्षित की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो धीरे से उसे चूमकर सरगोशी में बोला,
अनंत मेरे भाई, मुझे माफ़ कर देना। मैं सुहानी को ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकता। मैं उसे ज़िंदगी की तरफ लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो दीवार और मेज़ पर रखी सारी तस्वीरें निकालता चला गया और फिर उन्हें एक डिब्बे में डालकर मोनिका जी के कमरे में आया और संजीदगी से बोला, मम्मा, ये अनंत की तस्वीरें आप अपने पास रख लें। जब तक ये सब सुहानी के पास रहेंगी वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। वो मेरी कभी नहीं हो सकेगी। अगर वो पूछे तो कह देना कि मैंने उतार दी है। मोनिका जी अपने बेटे की हालत समझ सकती थीं। वो कितना दिल से चाहत करती थीं, भगवान से प्रार्थना भी करती थीं कि दोनों एक दूसरे को समझने लगें और इस रिश्ते को स्वीकार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उन्हें हर्षित का ये फैसला पसंद आया था। उन्होंने खामोशी से सर हाँ में हिला दिया। वापस आकर हर्षित ने बड़ी नरमी से सोती हुई सुहानी को गोद में उठाया और उसे अपने कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके साथ लेट गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लीं। सुबह जब सुहानी की आंख खुली तो उसने खुद को हर्षित के बिस्तर पर पाया। वो कुछ पल तक हैरत से आसपास देखती रही, फिर ये सब कैसे हुआ। इसी बीच हर्षित फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो मुस्कुराते हुए बोला, सुहानी आओ, नाश्ता कर लो। मैंने कर लिया है, तुम भी कर लेना। मैं पापा के साथ ऑफिस जा रहा हूँ। वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह और लैपटॉप बैग में रखते हुए बिजी से अंदाज में बोला। फिर जाते जाते वापस घूमा, सुहानी के करीब आया, उसके सर पर हल्का सा झुकते हुए अपने होंठ रख दिए। सुहानी हर्षित के स्पर्श पर एकदम से तड़प कर उससे दूर हटी थी। दूर रहकर बात नहीं कर सकते, हर वक्त चिपकने का मौका ढूंढते रहते हो। वो गुस्से से बोली, बीबी से नहीं चिपकूंगा तो और किससे चिपकूं, तुम ही बता दो। वो संजीदगी से बोला, मैं अनंत के कमरे में थी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो गुस्से से चिल्लाई, सुहानी, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मैं 2 दिन से तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ और बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आज के बाद अगर तुम अनंत के कमरे में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने वहाँ से सारी तस्वीरें हटा दी हैं और कमरे को लॉक लगा दिया है। अगर ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ हुई है तो ज़बरदस्ती मेरे भी साथ हुई है, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार कर चुका हूँ ना। लेकिन तुम जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ तो मुझे धुतकार देती हो। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे करीब तभी आऊँगा जब तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी। जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारी कुर्बत के लिए, इसी तरह तुम भी तड़पोगी। तभी मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाऊँगा, वरना आज के बाद तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊँगा। छूना तो दूर की बात है। वो गुस्से से बैग उठाता बाहर निकल गया। वो कितनी ही देर तक सर झुकाए आंसू बहाती रही। दिल का बोझ कम हुआ तो फ्रेश होकर बाहर आई तो मोनिका जी गार्डन में बैठी चाय पी रही थीं। सुहानी को देखते हुए मुस्कुराई, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुहानी उनके पास आकर खामोशी से बैठ गई। मोनिका जी ने गहरा सांस लेते हुए कप मेज पर रखते हुए उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, बेटा, हर्षित से बदतमीजी मत किया करो। मानती हूँ गुस्से का तेज है, लेकिन वो पति है तुम्हारा। उसने तुम्हें दिल से स्वीकार कर लिया है। तुम जितनी भी कोशिश करो अनंत वापस नहीं आ सकता। भूल जाना मुश्किल है, मगर बेटा पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजरती। हर्षित जवान मर्द है। आज वो तुम्हारी चाह और आस लगाए बैठा है, लेकिन सोचो कब तक वो तुम्हारा इंतजार करेगा। प्यार को तरसते उसके सूखे बंजर दिल पर कोई और अपने प्यार की बारिश कर दे तो तुम एक बार फिर खाली दामन रह जाओगी। सुहानी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में मसल दिया। वो आंखें झुकाए चुपचाप बैठी रही। मोनिका जी ने उसकी भीगी पलकों पर नजर डालते हुए आगे कहा, सोचो, अगर अनंत जिंदा होता तो क्या वो ये चाहता कि तुम यूं अपनी जवानी आंसू बहा बहा कर गुजार दो, यूं घुट घुट कर जीती रहो, खुशियां अपने ऊपर हराम कर लो? नहीं बेटा, वो भी यही चाहता कि तुम खुश रहो, आगे बढ़ो। हर्षित बुरा इंसान नहीं है बेटा। आज हर्षित ने अनंत की सारी तस्वीरें इकट्ठी करके रख दी हैं ताकि अनंत की तस्वीरें देखकर तुम्हें तकलीफ ना हो। वो जब भी तुम्हें रोते हुए देखता है, तुम्हें तकलीफ में देखता है तो उससे बुरा लगता है। सुहानी, मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन बस डर ये है कि ये एहसास होते होते कहीं बहुत देर न हो जाए। बेटा, ये रिश्ता ऐसा ही है, एक पवित्र रिश्ता है। इसमें बंध जाने के बाद मर्द औरत में मोहब्बत होना एक नेचुरल सी बात होती है। उसे एक मौका तो दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। सुहानी खामोशी से सब सुनती रही। आंखों में नमी लिए वो उनकी सारी बातें सुनती रही, मगर मोनिका जी की बातों ने उसे झंझोड़ डाला था।
वो सर पर हाथ रखती उठ गई और अपनी सोचों में गुम हो गई। शादी की रात को वो नशे में था, फिर भी हर्षित उसके करीब नहीं आया था, उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वो मानती थी कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस दिल का क्या करती जो अनंत खुराना की जुदाई पर रो रहा था। लेकिन अब वो खुद को बदलना चाहती थी। वो कैसे इस पवित्र रिश्ते का मजाक बना सकती थी। जब भी हर्षित उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो उसे बुरी तरह से धुतकार कर रख देती थी। क्या वो अपने भगवान को नाराज नहीं कर रही थी ये सब करके? हर्षित ने पूरे दिल से उसे अपना लिया था, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि वो भी हर्षित को दिल से अपना लेती? खुद को बदलकर वो हर्षित को एक मौका देना चाहती थी। धीरे धीरे जिंदगी रूटीन पर आने लगी थी। हर्षित तो सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को घर लौटता, लेकिन वो फिर भी टाइम निकाल कर सुहानी को डिनर पर ले जाता तो कभी शॉपिंग पर ले जाता, जिससे सुहानी भी धीरे धीरे अब बदलने लगी थी। शुरू में अजनबीपन और सख्ती थी, मगर वक्त के साथ साथ वो खुद हर्षित की ज़रूरतों का ख्याल रखने लगी थी। उसके कपड़े प्रेस कर देना, उसकी फाइल्स और बैग सही से रखना, यहाँ तक कि अब उसकी पसंद के खाने भी खुद अपने हाथों से बनाने लगी थी। सुहानी धीरे धीरे अनंत की यादों से निकल आई थी। अब उसके दिलो दिमाग पर हर्षित सवार रहता। हर्षित भी उसे दिन में कई बार मैसेज भेजता, कभी पूछता खाना खाया, कभी सिर्फ 2 शब्द लव यू, मिस यू, और कभी एक दिल का निशान लाल वाला इमोजी भेज देता। सुहानी मैसेज को पढ़कर धीरे से मुस्कुरा देती, दिल धड़कने लगता, मगर जिद के मारे कभी जवाब न देती। हर्षित भी उसकी खामोशी को समझकर हंसी में बात डाल देता। हर्षित जानता था कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं मिलती, इसीलिए वो चाहता था कि वो अपनी मर्जी से एक दिन उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो दिन में कई बार मैसेज भेजता रहा, लेकिन वो सिर्फ सीन करके छोड़ देती। लेकिन वो कभी उस पर दबाव नहीं डालता था। सुहानी की खामोशियाँ कभी कभी उसे तकलीफ जरूर देती थीं, मगर वो खामोशी से बर्दाश्त कर जाता। खुराना विला में आज कुछ गेस्ट आने वाले थे, जिसकी वजह से मोनिका जी और सुहानी सुबह से किचन में लगी हुई थीं। वो तैयारी में बिजी थीं। तभी नौकरानी ने अंदर आकर बताया कि गेस्ट आ चुके हैं। जाओ सुहानी, तुम भी तैयार हो जाओ, बाकी मैं देख लूँगी, गेस्ट आ चुके हैं। सुहानी सर हाँ में हिलाती हुई तैयार होने ऊपर चली आई। सुहानी ने रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन का ड्रेस निकाला, जो हर्षित ने उसे अपनी पसंद से लाकर दिया था, लेकिन उसने एक बार भी देखने की ज़रूरत नहीं समझी। आज वो उस ड्रेस को पहनकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वो मुस्कुराती हुई वॉशरूम चली गई, नहाकर बाहर आई, बालों को खुला ही छोड़ दिया जो कमर से भी नीचे आते थे। हल्का हल्का मेकअप करके बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाकर पाँव में ब्लैक हील्स पहनती गेस्ट रूम में एक अदा से चलती हुई हर्षित की तरफ आई तो हर्षित का दिल पल भर में रुक सा गया। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। सबने चौंक कर सुहानी की तरफ देखा तो सुहानी सबसे मिलती हर्षित की तरफ बढ़ी। हर्षित, ये कौन है? अनीता ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए हर्षित से पूछा। अनीता, ये मेरी बीबी है। अनीता एकदम से चौंक गई, चेहरे का रंग फक पड़ गया, जो कुछ देर पहले चहक रही थी एकदम जैसे सन्न रह गई। बीबी? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। जी, एक्चुअली अचानक मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी, तो शादी बहुत ही सादगी से की गई थी। सिर्फ खानदान के कुछ ही लोग थे, तो किसी को मेरी शादी का नहीं पता। खैर, अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी बीबी है, मिसेस सुहानी हर्षित खुराना। ये कहते हुए उसने सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना कांपता हुआ हाथ हर्षित के हाथ में रख दिया। हर्षित ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ बिठा लिया। वो थोड़ी देर बैठकर वापस किचन में आ गई थी। नौकरानी की मदद से उसने गार्डन में ही टेबल लगाकर खाना लगवा दिया। हर्षित, वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीबी है बहुत खूबसूरत, अपने ही टक्कर की ढूंढी है। मिसेज राकेश की बात पर हर्षित खुराना मुस्कुराया। खूबसूरत तो है, लेकिन हर्षित खुराना से कम। हर्षित जितनी खूबसूरत नहीं है, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा तो हर्षित ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। हालांकि ऊपर से वो मुस्कुराते हुए दिख रहा था, लेकिन अनीता की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो खाना भी हर्षित खुराना की प्लेट से खाती रही। अनीता बार बार हर्षित के करीब होने की कोशिश करती रही। वो मेहमान थी, इसीलिए वो भी खामोशी से उसकी हर हरकत को बर्दाश्त करता रहा। सुहानी देखकर भी अनजान बनी रही। हद तो तब हुई जब वो उसके ऊपर गिरी। ये मंजर देखते ही सुहानी की आंखें भीग गईं, लेकिन वो बर्दाश्त करती रही और वहीं खड़ी रही। आई एम सॉरी हर्षित, मेरा पाँव स्लिप हो गया था। वो हल्का सा मुस्कुरा कर वहाँ से हट गया और दूसरे गेस्ट को देखने लगा। अनीता वहाँ भी उसके साथ साथ चलती रही।
सुहानी की आंखें नम हुई। वो बर्दाश्त ना कर सकी तो मोनिका जी के पास किचन में आ गई। वो एक साइड आकर बैठ गया था। हर्षित, मुझे तुमसे बात करनी है। अनीता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसके पीछे पीछे चली आई। वो संजीदा से भाव लिए अनीता को देखने लगा। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। हर्षित, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लंदन में हम कितने अच्छे दोस्त थे। हर्षित, लेकिन तुमने हिंदुस्तान में आकर शादी कर ली। तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो भीगी आंखों से बोली। अनीता, मैं मानता हूँ हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हें कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे तुम्हें ये लगे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हैं, कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। लेकिन मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। और अब प्लीज़ ये तमाशा बंद कर दो। मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम खाना खा चुकी हो, एंजॉयमेंट भी कर चुकी हो। आधे से ज़्यादा मेहमान अपने अपने घर जा चुके हैं, तो तुम भी। सो प्लीज़ तुम भी चली जाओ। आज के बाद हो सके तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लीव मी अलोन प्लीज़। वो संजीदगी से कहता उसे बाहर का रास्ता दिखा गया और वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। हर्षित ने ठंडी सांस खींची और कमरे में आ गया। मेहमानों के जाने के बाद सुहानी खामोशी से अपने कमरे में आ गई तो वो लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। सुहानी को अब उसकी ये लापरवाही सहन नहीं हो रही थी। वो एक झटके से उसका लैपटॉप एक साइड करती बेड पर बैठ गई। ये अनीता कौन थी? कब से जानते हो उसे? वो शक्की बीबियों की तरह संजीदा शब्दों में बोली। कोई नहीं थी, लंदन में मेरे साथ काम करती थी, आजकल हिंदुस्तान आई हुई है और मेरे साथ ही काम कर रही है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हमारे बीच। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो मैं काम कर लूँ। वो हाथ बढ़ाकर लैपटॉप वापस लेने लगा तो सुहानी के सवाल पर उसके हाथ रुक गए। फिर वो तुम्हारे इतने करीब क्यों थी हर्षित? और तुम उसे रोक भी नहीं रहे थे, आखिर क्यों? वो भीगे शब्दों में बोली। तो तुम्हें बुरा लगा? तुम तो कहती थी तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करती, फिर ये आंखों में आंसू क्यों? वो उसकी आंखों में देखते हुए तंज से मुस्कुराया। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? तुम मेरे पति हो, पत्नी हूँ तुम्हारी। सुहानी ने तड़प कर फ़ौरन जवाब दिया। ये सुनते ही हर्षित की मुस्कुराहट एकदम संजीदगी और गुस्से में बदल गई। वो उसे बेड पर धक्का देते उसके बेहद करीब होता उसके ऊपर हुआ था और सुहानी अपनी सांस तक रोक गई। बीबी, बीबी होने का हक तो तुमने कभी दिया ही नहीं। सिर्फ कागज के एक रिश्ते को मान लेने से कोई पत्नी नहीं बन जाती सुहानी। उसके लिए पत्नी होने का सबूत भी देना पड़ता है। हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं सुहानी। क्या इन 4 महीनों में तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ? बताओ, क्या मेरी आंखों में कभी तुम्हें अपने लिए मोहब्बत और सच्चे जज्बे नज़र नहीं आए? तुम्हारी हर बेरुखी को मैंने हंस कर सहा है सुहानी। ऑफिस के रूम में बैठा घंटों घंटों अपने भेजे गए मैसेज के जवाब का इंतज़ार करता रहा हूँ कि कभी तो मुझे मेरे भेजे गए मैसेज का जवाब मिलेगा। मेरे मैसेज के जवाब में आई लव यू टू या फिर मिस यू टू मेरी जान का जवाब दोगी, लेकिन कभी तुमने मेरे एक छोटे से मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। तुम्हारी संगत के लिए पल पल तड़पता रहा हूँ, लेकिन तुमने वो तड़प नहीं दिखाई। तो फिर किस हक से तुम मुझसे जवाब मांग रही हो? मिसेस सुहानी हर्षित खुराना, बताओ, जवाब दो। हर्षित की आंखें बर्दाश्त से लाल होती तो सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। आई एम सॉरी हर्षित, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे, अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे। हर्षित, सिसकी भरते हुए वो हर्षित के सीने से लगी फूट फूट कर रो पड़ी। हर्षित की आंखों से एक आंसू टूट कर सुहानी के बालों में खो गया। हर्षित सुहानी को अपने सीने से हटाता दूर करने लगा तो सुहानी ने उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। वो हर्षित की आंखों में देखती हुई खो सी गई। कुछ पल वो भी सुहानी के चेहरे को देखता रहा और फिर नरमी से उसके कांपते होंठों पर झुका तो वो अपनी आंखें बंद कर गई। बड़ा जुनून था उसके स्पर्श में। वो उसके नरम नाजुक अंगों को छूकर उसे मदहोश कर चुका था। सुहानी के लिए ये सब कुछ पहली बार नहीं था, इसलिए वो डर नहीं रही थी, लेकिन शर्म से लाल जरूर हो रही थी। और अगले ही पल सुहानी को एहसास हो गया कि उसे डरना भी चाहिए था। वो कैसे भूल गई थी कि हर्षित जिस कदर बॉडी बिल्डर था उसका स्पर्श भी उतना ही सख्त होगा। जब वो उसकी नाजुकी में समाया तो सुहानी के होठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली थी। वो हर्षित खुराना की शिद्दतें बर्दाश्त करने से परे थी। वो दर्द से दोहरी होती मचलने लगी। हर्षित प्लीज़ बस करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसे रोकती रही लेकिन वो अपनी मनमानियाँ करता रहा। पिछले 4 महीने से वो उसके लिए तड़प रहा था तो टूट कर उस पर बरसा था।
सुबह जब वो उठा तो सुहानी के वजूद में हरकत न देखकर वो घबराता हुआ उसके करीब हुआ तो वो बुखार में बुरी तरह तप रही थी। सुहानी, आंखें खोलो मेरी जान। आई एम सॉरी यार, मैं रात को जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। सुहानी ने धीरे से आंखें खोली तो हर्षित ने भगवान का धन्यवाद किया। उसकी हालत सही करता वो बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद वो एक लेडी डॉक्टर को कमरे के अंदर लेकर आया था। लेडी डॉक्टर चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर चली गई। सुहानी, उठो, ये लो, थोड़ा सा खाना खा लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है, प्लीज़ उठो। वो आराम से बेड से टेक लगाकर बैठ गई। हर्षित उसे धीरे धीरे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाने के बाद वो उसे दूध से दवाइयाँ खिलाने लगा तो वो मुंह बनाने लगी। प्लीज़ खा लो सुहानी। वो खामोशी से दवाई खाती दोबारा लेट गई। 2 दिन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। जब वो दोबारा से उसके करीब होने लगा, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाती गर्म सांसों से उसे पिघलाने लगा। हाथों की शरारतें उसकी नरम धड़कनों पर बढ़ने लगीं। तो डरते हुए सुहानी ने उसे पीछे झटका था। हर्षित, तुम बहुत बुरे हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसके चेहरे पर फैली मासूमियत देखकर हर्षित ने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करने की कोशिश की। तुम्हारे भाई ने कभी मेरे ऊपर इतना जुनून नहीं दिखाया जिस तरह तुम इतना जुनूनी हो गए थे। मेरे करीब मत आना, मैं तुम जैसे ताकतवर मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रुहासी हुई, जबकि हर्षित खुराना, जो कब से अपनी मुस्कुराहट काबू करने की कोशिश कर रहा था, सुहानी की बात पर कमरे में हर्षित का कहकहा जोर से गूंज गया। फिर उसे अपनी ओर खींचता हुआ प्यार से उसके रुई जैसे नरम गालों पर सख्ती से अपने होंठ रख गया। छोड़ो हर्षित, प्लीज। वो रोते हुए दूर होने लगी। मेरा भाई तो मासूम और शरीफ था, लेकिन मैं नहीं हूँ, और वैसे भी ये नॉर्मल है। धीरे धीरे बर्दाश्त करना सीख जाओगी। थोड़ा खाया पिया करो यार, तुम्हारे अंदर बिल्कुल जान नहीं है। उस रात जिस तरह तुम रो रही थी ना, मैं तो डर गया था। खैर, मैंने सोचा है क्यों ना हम अपना हनीमून प्लान करें। न्यूयॉर्क चलोगी मेरे साथ? बहुत खूबसूरत जगह है, तुम्हें पसंद आएगी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो सुहानी ने नजरें झुका लीं। शादी के 4 महीने बाद हम हनीमून पर जाएंगे। वो शर्माते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम बस ये बताओ चलोगी या नहीं। वो उसके सर पर प्यार करते हुए बोला तो वो सर हाँ में हिलाती उसके सीने में सर छुपा गई। हर्षित की हंसी कमरे में गूंज उठी। सुबह वो दोनों एक साथ नाश्ते की टेबल पर आए तो खुराना साहब और मोनिका जी ने दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारी। पापा, मैं और सुहानी न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, तो आप ऑफिस के काम देख लेना। खुराना साहब ने सर हाँ में हिलाया। थोड़ा सा पासपोर्ट का इशू है मेरा, पता नहीं कब तक बनेगा, लेकिन जैसे ही बन जाएगा हम लोग चले जाएंगे। पुराना पासपोर्ट होता तो प्रॉब्लम ना होती, वो तो आपने जला दिया। हर्षित ने मुंह बनाकर खुराना साहब से कहा तो वो मुस्कुराते हुए कमरे से हर्षित का पासपोर्ट और एटीएम कार्ड वगैरह ले आए और हर्षित को दे दिए। तो वो आंखों में हैरानी लिए बोला, पापा ये तो आपने जला दिए थे, फिर ये कहाँ से आए। वो खुशी से डूबता हुआ बोला, नहीं जलाए थे, बस ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए सिर्फ बेकार के कागजों में आग लगाई थी। और ये लो, ये तुम्हारे फ्लैट की चाबी है, होटल में रहने की ज़रूरत नहीं, वहीं रह लेना। हर्षित खुराना मुस्कुराता हुआ अपने बाप के गले लगा। थैंक यू पापा, हर चीज़ के लिए। यू आर द बेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड। हर्षित के शब्दों पर खुराना साहब की आंखों से आंसू आ गए। खुश रहो बेटा, सुहानी का ख्याल रखना। खुराना साहब हर्षित और सुहानी के सर पर हाथ रखते हुए उठकर खड़े हुए। हनीमून के लिए हर्षित सुहानी को न्यूयॉर्क ले आया। हाथों में हाथ डाले पूरे शहर की रंगीनियाँ उसे दिखाता रहा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर सेंट्रल पार्क और आसमान से गिरती स्नोफॉल, हर मंजर में सुहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर हर्षित के दिल को एक सुकून सा मिल रहा था। सुहानी, जो कभी सोचती थी कि वो अनंत के बगैर जी नहीं सकेगी, आज हैरान थी कि वो खुश थी, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से संतुष्ट भी थी। हर्षित का ध्यान उसकी मोहब्बत और उसकी बेपनाह चाहत में धीरे धीरे उसके दिल के सारे जख्म भर गए थे। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी को दिल से वेलकम किया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक सी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।